Hello guys, welcome back for the eStudent platform. Myself Srujan PR. Today is the lecture. We are just completing the 2017 paper completely. Okay, so we can complete this. We were left with only 13 questions. We can complete this in a small video lecture. Okay, चलो हम शुरू कर लेंगे 87 से. ठीक है, चले भाई. कहा भाई 87 क्वेश्चन देखो. 87 क्वेश्चन क्या पूछ 87 क्वेश्चन. पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो आप लोग. क्या पूछ रहा है इधर. 87 क्वेश्चन पे पूछ रहा है कि नॉर्मली वो वैन इक्वेशन का मतलब वैन इक्वेशन में कांस्टेंट आता ना ए और बी, वो क्या होता है ना. वो क्या होता है ये पूछ रहा है आपको. ठीक है, मतलब कि देखो क्वेश्चन देखो, पढ़ो आप लोग. टू वैन गैसेस हैव सेम वैल्यूज ऑफ बी बट डिफरेंट ए वैल्यूज. ओके, which of these would occupy a greater volume under identical conditions if the gas has same A value but different values of B. चल ठीक है, मतलब कि पूछ रहे कि which of these would occupy the greater volume under identical condition, मतलब कि ये वैल्यू में पूछ रहा है, मतलब ग्रेटर वॉल्यूम कौन कर सकता है. ग्रेटर वॉल्यूम ओके, इसमें मतलब ये स्मॉलर होना चाहिए और लार्जर होना चाहिए फॉर वॉल्यूम. ठीक है, मतलब कि वॉल्यूम के लिए क्या होना चाहिए पूछ सके. ए वैल्यू क्या होना चाहिए टू गेट आइडेंटिकल वॉल्यूम. आइडेंटिकल कंडीशन होने के लिए ये वॉल्यूम क्या होना चाहिए, ए वैल्यू. ठीक है, ए वैल्यू क्या मतलब कि नॉर्मली अब देखो क्या पूछ रहे, दोबारा देखो. विच ऑफ दिस वुड ऑक्यूपाई द ग्रेटर वॉल्यूम अंडर आइडेंटिकल कंडीशन, मतलब कि इसमें सेम ग्रेटर वॉल्यूम होना चाहिए. ए वैल्यू से क्या होता है, ए वैल्यू इंक्रीज होने से वॉल्यूम डिक्रीज होता है और ए वैल्यू डिक्रीज होने से वॉल्यूम बढ़ जाता है. क्या मतलब रिलेशन बिटवीन ए एंड बी पूछ रहा है. पहला वाला पॉइंट है, इसमें रिलेशन बिटवीन ए एंड बी पूछ रहा है. भाई ये क्या होता है भाई, ये हम नॉर्मली पता ना, ये वैल्यू होता है वो करेक्शन फॉर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, है ना. ये वैल्यू होता है करेक्शन फॉर अ इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस. ठीक है, ये वैल्यू होता है करेक्शन फॉर इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस. मतलब क्या भाई, मतलब कि वहां पे ग्रेटर मतलब कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होता है ना, वहां पे ग्रेटर द ये वैल्यू हो गया ना. ग्रेटर इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब कि ये बढ़ जाएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ता है. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ जाता है. देखो अभी क्या है मैं बताता हूं. अभी दो दो मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, मतलब दो एटम्स मतलब दो पार्टिकल्स है. ठीक है, ये पार्टिकल है और ये पार्टिकल है. ठीक है, ये बोल रहे कि इफ ये वैल्यू इंक्रीजेस, मतलब कि ये कांस्टेंट है. ये क्या मतलब ये क्या दिखाता है आपको, ये दिखाता है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, मतलब कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का वैल्यू क्या होता है वो ये दिखाता है. मतलब ये क्या दिखा रहा है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस. अभी इस दोनों का इस दोनों का इंटरमोलिकुलर ज्यादा, मतलब कि क्या होता है, इसका अट्रैक्शन ज्यादा है. इट हैज मोर अट्रैक्शन, मतलब कि मोर अट्रैक्शन हो रहा है. ठीक है, मोर अट्रैक्शन हो रहा है मतलब क्या है, वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग. कैसे भाई, क्योंकि इधर अट्रैक्शन बढ़ रहा है. दो पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन बढ़ रहा है, मतलब कि ये दोनों का वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है ना. देखो पहले क्या था, पहले नॉर्मली दो पार्टिकल था इसे. ठीक है, दो पार्टिकल था इसे. ठीक है, मतलब किसी मतलब ये वैल्यू जीरो था. लेट अस कंसीडर ए इज इक्वल टू जीरो. कब ये वैल्यू बढ़ रहा है, मतलब इतना वॉल्यूम था. ठीक है, इतना वॉल्यूम था. ठीक है, अब देखो ये वैल्यू बढ़ रहा है. ये वैल्यू बढ़ने से क्या होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स, इफ ए इज इंक्रीजिंग देन इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑल्सो इंक्रीजेस. ठीक है, ये इंक्रीज है मतलब कि देन द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑल्सो इंक्रीजेस. इंटरमोलिकुलर फोर्स बढ़ के क्या हो जाता है, बढ़ के ये दोनों आसपास में आ जाते हैं, मतलब ऐसे
सात मतलब पास आ जाता है। इसमें क्या हो गया, वॉल्यूम तो डिक्रीज हो गया। देखो वॉल्यूम इतना था, कब ए वैल्यू बढ़ने के बाद पार्टिकल्स अट्रैक्ट हो गया, मतलब कि अट्रैक्ट मतलब कि अट्रैक्शन हो गया पार्टिकल्स का, मतलब कि इसका वॉल्यूम डिक्रीज हो गया। मतलब कि ये इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, मतलब कि कहां पे ए वैल्यू ज्यादा होता है वहां पे वॉल्यूम कम होता है। ठीक है, ये चीज ए वैल्यू का। अब देखो देखो ये गैस विद स्मॉलर ए वैल्यू, नहीं तो क्या हो, मतलब वॉल्यूम के बारे में बात करें ना, विच ऑफ दिस वुड ऑक्यूपाई द ग्रेटर वॉल्यूम। कब ग्रेटर वॉल्यूम कब ऑक्यूपाई करता है, ये इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। कब ये डिक्रीज होता है, वी वॉल्यूम इंक्रीज होता है। दे आर आस्किंग अबाउट द ग्रेटर वॉल्यूम, व्हेन डज द ग्रेटर वॉल्यूम इंक्रीजेस, व्हेन डज द ग्रेटर वॉल्यूम कम, व्हेन ए वैल्यू डिक्रीजेस। गैस विद अ स्मॉलर ए वैल्यू, गैस विद अ स्मॉलर ए वैल्यू, गैस विद अ स्मॉलर ए वैल्यू, हाँ मतलब कि ये गलत है। ऑप्शन डी है बिल्कुल गलत है, ऑप्शन डी है बिल्कुल गलत है। और देखो ये तीनों में देखो, नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाओ, क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेकंड पे क्या पूछ रहा है, विच वुड बी मोर कंप्रेसिबल, है ना, मतलब कि वहां पे कौन सा ज्यादा कंप्रेसिबल हो सकता है। बस कंप्रेसिबल के लिए भाई क्या देखना है, हमको कंप्रेसिबल के लिए एक ही चीज देखना है, क्या देखना है, बी वैल्यू से हमको पता चल जाता है कंप्रेसिबल फैक्टर क्या होता है इसका। ठीक है, देखो अब कंप्रेसिबल में कैसे कैसे दिखाएंगे हम, हाँ भाई हमको पता है बी वैल्यू इज अ करेक्शन वैल्यू, बी वैल्यू इज अ करेक्शन वैल्यू, है ना, बी वैल्यू क्या भाई, B value is a correction for a occupied substance. ठीक है, B value is a correction for a occupied substance। ठीक है, अब देखो B value क्या था, B is equal to 4 into 4/3 पाई a क्यूब, है ना, ये B वैल्यू होता है इसका करेक्शन, मतलब कि नॉर्मली स्मॉलर B वैल्यू होता है ना, स्मॉलर B वैल्यू greater is the compressibilities, smaller B value greater is the compressibility। कैसे भाई, हाँ ये वॉल्यूम का है ना, ये वॉल्यूम का है, बी वैल्यू वॉल्यूम का दिखाता है, करेक्शन वैल्यू ऑफ ऑक्यूपाइड सबसे, मतलब कि ऑक्यूपाइड सबसे मतलब क्या है, वॉल्यूम के बारे में बात करता है ना बी वैल्यू, बी वैल्यू वॉल्यूम के बारे में बात करता है, इसका मतलब कि वॉल्यूम कम हो गया ना, इफ वॉल्यूम इज लेस यू कांट कंप्रेस मोर, यू कांट कंप्रेस दैट पार्टिकल मोर, क्योंकि वहां पे वॉल्यूम ही कम है, तो कैसे कंप्रेस करेगा, ज्यादा वॉल्यूम है तो, ज्यादा वॉल्यूम है तो हम कंप्रेस करके, थोड़ा तो कंप्रेस करके हम इसको छोटा बना सकते हैं ना, छोटा बना सकते हैं थोड़ा तो कंपेयर करके, लेकिन अभी कोई चांसेस ही नहीं है, क्योंकि स्मॉल पार्टिकल है ना, स्मॉल है, स्मॉल वॉल्यूम है, इसमें हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है भाई, हम कंप्रेस इसमें नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब कि स्मॉलर बी वैल्यू ग्रेटर इज द कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, देखो चले देखो, स्मॉलर बी वैल्यू ग्रेटर इज द कंप्रेसिबिलिटी, इसमें क्या पूछ रहा है, विच वुड बी मोर कंप्रेसिबल। ठीक है, इफ कंप्रेसिव स्मॉलर वैल्यू ग्रेटर कंप्रेसिबिलिटी, सो यू वांट ग्रेटर कंप्रेसिबिलिटी, सो बी शुड बी a स्मॉलर, तो देखो बी कहां पे स्मॉलर है, देखो भाई कहां पे है, विच वुड बी अ मोर कंप्रेसिबल, है ना, एक्चुअली गलत, एक लार्ज होना चाहिए था। ठीक है, ये लार्ज होना चाहिए था, ये तीनों में दो ऑप्शन होना चाहिए था। ठीक है, मतलब कि गैस विद द स्मॉलर बी वैल्यू ग्रेटर विल द कंप्रेसिबिलिटी, सो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। ठीक है भाई, चले 87 तो हो गया। अब देखो, अब हम चलेंगे 88 क्वेश्चन के ऊपर। 88 क्या पूछ रहा है भाई, 88 देखो, 88 क्वेश्चन पूछ रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन, विच ऑफ दिस डिस्क्राइब्स द रिएक्शन। भाई तो सिंपल है, ये तो मतलब सिंपल, आप बचपन से पढ़ रहा है ये वाला टाइप रिएक्शन, है ना, अब ग्राफ दिखा के आपको डरा रहा है बस, ये तो इजी है, बहुत बहुत इजी है ये। देखो एक चीज ध्यान ध्यान रखना है, ये क्या है, मतलब कि ये रिवर्स, मतलब अब देखो ये रिवर्सिबल, मतलब ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, रिएक्शन, मैं इसको ए प्लस बी दिखाता हूं और इसको सी प्लस डी दिखाता हूं। ठीक है, मतलब कि ए प्लस बी
रिवर्सिबल रिएक्शन C प्लस डी, ठीक है। हम ऐसे भी फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो सकता है, फॉरवर्ड भी रिएक्शन ले सकता है और बैकवर्ड भी रिएक्शन ले सकता है, ठीक है। ठीक है, अब देखो, अब ए प्लस बी है ना, ए प्लस बी ये एक्टिवेशन एनर्जी है। देखो अब इतना है एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, इतना है फॉरवर्ड रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी। मैं इसको ए एफ लिख देता हूं, ठीक है, ए एफ लिख लेता हूं। और देखो इधर टू ऊपर है, ये किसका एक्टिवेशन एनर्जी है, ये ऑफ अ बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है। ये एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ फॉरवर्ड रिएक्शन इतना इतना डिफरेंस लेना है, कितना कितना, देखो एक्टिवेशन एनर्जी डिफरेंस क्या आता है, ये 50 -20 आता है 30 फॉर अ फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए इतना एक्टिवेशन एनर्जी है, ठीक है। दिस फॉर एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ 30 किलो जॉल्स, it this activation energy for a forward reaction, okay. Now look here, now for a backward reaction activation energy is what, year to year. So what is the ratio for year to year, it's 50 minus 10, ठीक है। 50 minus 10 is a 40 किलो जॉल्स, ठीक है। 40 किलो जॉल्स इज द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर अ बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है, मतलब कि रिवर्स रिएक्शन हम बैकवर्ड और रिवर्स मान लेंगे, ठीक है। चले, हमको एक्टिवेशन एनर्जी पता चल गया, लेकिन हमको एंथैल्पी होना चाहिए, है ना। एंथैल्पी भी हमको पता चलना चाहिए, लेकिन एंथैल्पी के लिए फॉर्मूला क्या होता है भाई, एंथैल्पी के लिए फॉर्मूला क्या होता है, हाँ एंथैल्पी के लिए नॉर्मली फॉर मतलब एनी रिएक्शन के लिए क्या, एंथैल्पी मतलब डेल्टा एच होता है क्या, एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन हम बोल सकते हैं कि एनर्जी ऑफ अ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ अ रिएक्टेंट, है ना, यही होता है ना एंथैल्पी। हाँ हम इसमें ही फाइंड कर सकते हैं क्या है, ठीक है। अब देखो हम पहले फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए फाइंड कर लेंगे, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, ठीक है। फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए क्या है भाई, एंथैल्पी कितना है इधर, देखो भाई क्या है, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए एंथैल्पी मतलब कितना है, एक 50 है और एक 20 है ना, 50 माइनस 20 होना चाहिए ना, प्रोडक्ट का कितना है 50 है और रिएक्टेंट का है 20 है, सॉरी कितना है भाई, देखो भाई कितना है, प्रोडक्ट तो 10 है ना, हाँ भाई गलती हो गया, प्रोडक्ट तो 10 आता है, प्रोडक्ट का एंथैल्पी है 10 है, ठीक है। प्रोडक्ट का कितना है भाई, प्रोडक्ट का है 10 है, ठीक है 10 है, और रिएक्टेंट का है 20 है, ठीक है। प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट है, ये 20 आ जाता है, मतलब कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होता है कि नॉर्मली मतलब फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बोल सकता है -10 आ जाता है, ठीक है। अब हम एंथैल्पी ऑफ बैकवर्ड मतलब रिवर्स रिएक्शन देख लेंगे, ठीक है, क्या होता है इसमें, एंथैल्पी ऑफ अ प्रोडक्ट, सॉरी ई एंड आर। सो अभी रिवर्स रिएक्शन के लिए ये हमारा रिएक्टेंट होता है, ये हमारा रिएक्टेंट होता है, ये हमारा प्रोडक्ट होता है, ठीक है, रिवर्स के लिए। तो इसमें कितना है, इधर में 10 है और 10 - 20 है, सॉरी 20 - 10 है ना, 20 - 10 है, ठीक है, सॉरी 20 - 10 है इधर। प्रोडक्ट का कितना है, प्रोडक्ट मतलब कि रिएक्टेंट पार्ट आता है ना प्रोडक्ट के लिए, बैकवर्ड रिएक्शन के लिए, बैकवर्ड रिएक्शन के लिए प्रोडक्ट रिएक्टेंट पार्ट आता है, वो कितना था, वो 20 था, ये 10 था, टोटली बैकवर्ड मतलब ये रिवर्स कितना हो गया, रिवर्स होता है 10, 10 किलो जूल्स होता है, ये -10 किलो जूल्स होता है, ठीक है। अब देखो हमको एक्टिवेशन एनर्जी मिल गया और सब कुछ मिल गया, अब हम मैच कर लेंगे आंसर को, क्या था, हम मैच किए थे, पहले फॉरवर्ड रिएक्शन देख लेंगे, पहले फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी कितना था, फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन एक्टिवेशन एनर्जी वाज 30 किलो जॉल्स, ओके 30 किलो जॉल्स। देखो 30 किलो जॉल्स कहाँ पे है, यही है, मतलब कि ये गलत है, ठीक है, ये गलत है। इसमें देखो, इसमें 30 किलो जॉल्स आ गया है, और एंथैल्पी मतलब एंथैल्पी क्या आया था, एंथैल्पी कितना आया था फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, हाँ एंथैल्पी है -10 है, ठीक है भाई, -10 है, ये ठीक है क्या, -10 दिया है क्या, नहीं, ये दिया है +10, ये गलत है, ये भी गलत है, ठीक है, इस इधर गलती कर दिया, ये तो इधर तो ठीक लग रहा था, इधर तो गलत है, ये भी, ये ठीक था, लेकिन ये गलत है, दोनों गलत हो गया। अब देखो रिवर्स, देखो रिवर्स का कितना आया था, एंथैल्पी ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन ऑफ रिवर्स कितना आया है, 40 आया है, 40 कहाँ पे है, हाँ इसमें है, लेकिन ये गलत हो गया, और ये कहाँ पे है, रिवर्स का, हाँ रिवर्स का
सॉरी +10 किलो जूल्स है। ये है क्या इधर? हाँ भाई +10 किलो जूल्स है ना इधर। हाँ, हमारा आंसर तो मिल गया ऑप्शन डी। चले, आपको समझ आया होगा, सिंपल, इसमें कुछ नहीं है। इसमें हम पहले एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड करना है, आपको बस डिफरेंस लेना है बस। ठीक है, मैं आपको एक्टिवेशन एनर्जी के लिए हम रिवर्स का आंसर आ गया ना, रिवर्स का कितना है, इधर टू नीचे देखना है, 50 to 10, मतलब कि 50 - 10 होता है ये। ठीक है, 50 - 10। और एंथैल्पी क्या है, एंथैल्पी क्या होता है, डेल डिफरेंस इन एंथैल्पी, वो होता है रिएक्टेंट, सॉरी प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। प्रोडक्ट कितना है, 20 है, और रिएक्टेंट 10 है, सो 20 - 10 है, बस। तो +10 आ जाएगा, ये तो आ जाएगा 40। बस, सिंपल, और कुछ नहीं है। चले चले, अब हम देख लेंगे 89 क्वेश्चन। देखो 89 क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं भाई, पढ़ लो आप एक बार। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट द यूटेक्टिक पॉइंट ऑन अ टू component A and a component B phase diagram? ठीक है भाई, ये क्या होता है देख लो, यूटेक्टिक पॉइंट क्या होता है इसमें। देखो वहां पे क्या पूछ रहा है कि ट्रू अबाउट यूटेक्टिक पॉइंट ऑन अ टू कंपोनेंट। ठीक है, वहां पे नॉर्मली आप एक चीज ध्यान रखना है कि यूटेक्टिंग पॉइंट होता है ना, वो मिनिमम होता है। ठीक है, इट्स अ मिनिमम एंड अ करेक्ट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ मिक्सचर ए बी और मिक्सचर बी का भी है। ठीक है, क्या है, मैं लिख लेता हूं इसको भी। क्या भाई, यूटेक्टिक पॉइंट क्या होता है? ठीक है, ये यूटेक्टिंग पॉइंट होता है, इज द मिनिमम एंड करेक्ट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ मिक्सचर ए एंड बी। ठीक है, अब देखो ऑप्शन, देखो क्या पूछ रहा है ऑप्शन पे। ऑप्शन पे पूछ रहा है कि बोथ कंपाउंड्स आर सॉलिड ना, बोथ कंपाउंड मतलब भाई बोथ कंपाउंड सॉलिड कैसे हो सकता है, ये तो गलत है, नहीं हो सकता है। और देखो लास्ट देखो, इट ऑलवेज अकर्स व्हेन द रेशियो ऑफ कंपाउंड ए टू कंपाउंड बी इज 50 से 50। नहीं भाई, ये भी गलत है, ये भी नहीं हो सकता है। और क्या हो सकता है भाई, मैंने बोला ना, वो वाला चीज क्या था, हाँ देखो, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द मिक्सचर इज लोअर, मतलब मिनिमम होता है, इट्स मिनिमम than the melting points of either of the individual compounds। वही ना बात, हो गया ना बात। देखो is a minimum and correct melting point of the mixture of A and B। mixture of A and B दोनों को भी हो सकता है और इंडिविजुअल का भी हो सकता है। ठीक है, देखो either of the A and B। ठीक है, चले, हमारा आंसर है ऑप्शन बी है। और सी क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि वन कंपोनेंट इन द लिक्विड फेस व्हाइल अदर इज इन द सॉलिड फेस। नहीं भाई, यूटेटिक पॉइंट नॉर्मली ऐसा होता है कि लाइक इट्स लाइक अ ट्रिपल पॉइंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब ट्रिपल पॉइंट आता है कितना फेस, मतलब टू कंपोनेंट, वन कंपोनेंट, टू कंपोनेंट, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स आता है ना, हाँ ऐसे ये यूटेटिक पॉइंट बोल सकता है इसमें। ठीक है, चले, ऑप्शन बी है इसका आंसर। चले, अब हम चलेंगे 90 क्वेश्चन के ऊपर। 90 क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है इधर, देखो 90 क्वेश्चन पूछ रहा है कि द रेफरेंस पोटेंशियल ऑफ अ सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड इज डिटरमाइंड बाय द डैश। डिटरमाइंड बाय कौन सा है, रेफरेंस पोटेंशियल ऑफ अ सिल्वर क्लोराइड इज डिटरमाइंड बाय कौन सा है। हाँ भाई, वो डिटरमाइन करता है नॉर्मली आयो, मतलब डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl-, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ Cl, मतलब देखो मैं इसका इक्वेशन क्या था भाई, सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड का इक्वेशन क्या था, देखो नर्स्ट इक्वेशन होता है इसका, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ Cl - Ag, Cl Ag -0.0591।
लॉग रिएक्ट, मतलब इसका ये इक्वेशन क्या है? इक्वेशन नॉर्मली था AgCl प्लस इलेक्ट्रॉन Ag प्लस Cl माइनस, ठीक है। ये तो सॉलिड है, ए भी सॉलिड है ना, तो हम तो नॉर्मली Cl तो माइनस बन जाएगा, है ना, तो यही तो बचा होता है ना, मतलब कि KCl माइनस से ही हम कॉन्सेंट्रेशन देखते हैं, ठीक है। हम इससे ही हम कॉन्सेंट्रेशन देख के हम बोल सकते हैं कि क्या इसका कौन ई सेल का कॉन्सेंट्रेशन इसमें निकाल सकता है, ठीक है। हम निकाल सकता है इसमें ही है, हम मेनली डिपेंड होता है इसमें, ठीक है। देख लो भाई क्या था, सरफेस एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड, नहीं, सरफेस एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड से हम रेफरेंस पोटेंशियल नहीं निकाल सकता, ये गलत है। और देखो एक्टिविटी ऑफ टोटल आयन इन द पेस्ट कवरिंग इलेक्ट्रोड, नहीं भाई ये भी गलत है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सिल्वर इन द पेस्ट कवरिंग इलेक्ट्रोड, नहीं भाई सिल्वर तो सॉलिड होता है ना, सिल्वर तो सॉलिड होता है, हम इसे तो कॉन्सेंट्रेशन नहीं देख सकता है। लेकिन लेकिन देखो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड फिलिंग सॉल्यूशन, हाँ भाई, क्योंकि पोटेशियम क्लोराइड पे हमको पता है कि Cl है, इस ये तो गैस फॉर्म में है, हम इससे कॉन्सेंट्रेशन देख सकता है, ठीक है भाई, समझ गए आप लोग। हाँ, और आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है। चले अब दूसरा देखो क्या था, 91st क्वेश्चन देखो, which statement is not correct, which statement is not correct about a three equilibrium constant Kc, Kp and a Kx। भाई इसमें Kp वैल्यू क्या होता है, देखो ये हमारा एग्जैक्ट रिलेशन है, दिस इज व्हाट रियल इक्वेशन, इट विल बी वेरी हेल्पफुल आल्सो, ठीक है। Kp is equal to Kx into P into delta power n, और दैट इज इक्वल टू Kc into RT पावर डेल्टा एन, ठीक है। आपको पता है डेल्टा एन जी क्या आता है, डेल्टा एन जी क्या होता है भाई, डेल्टा एन जी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट माइनस number of moles of product, sorry, product minus reactant, only in gaseous form, only in gaseous form, ठीक है, ओनली इन gaseous फॉर्म, हम इसको बोलते हैं डेल्टा एन जी। चले देखो ये हमारा दिस करेक्ट, दिस इज व्हाट द रिलेशन यू यूज, बट आपको पूछे क्या विच इज नॉट करेक्ट, देखो उसके बाद देखो केसी एंड केपी आर इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, केसी एंड अ केपी आर इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर एंड केएक्स इज डिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, ऑब्वियसली देखो रिएक्शन पे हमको पता चल रहा है, देखो सॉरी इक्वेशन पे हमको पता चल रहा है केपी इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर एंड केसी इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, है ना। हाँ लेकिन केएक्स है ना, वो डिपेंड्स ऑन अ प्रेशर, बिकॉज हमको पता है के एक्स के पी इंटू डेल्टा है ना, यही हमारा है ना रिएक्शन। हाँ चले, और देखो आपको मतलब देखो मतलब कि केपी सॉरी मतलब के एक्स इज इक्वल टू के पी डिवाइड बाई पी टू द पावर ऑफ डेल्टा है ना, हाँ वही, सो के कोई वो क्या था देखो, वो था केपी इज इक्वल टू ना, हाँ Kp is equal to Kx into P डेल्टा n था, और Kx का वैल्यू क्या था, Kx is equal to Kp डिवाइड बाई P इंटू डेल्टा n। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि इधर Kp के ऊपर Kx डिपेंड्स, Kx इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ठीक है। चलिए देखो ए भी करेक्ट आंसर है, ए भी करेक्ट है, और देखो ऑल कांस्टेंट्स हाँ टेम्परेचर डिपेंडेंट, हाँ भाई ये सब कुछ टेम्परेचर पे डिपेंड है। और ये देखो कैटलिस्ट चेंजेस द इक्विलिब्रियम, हाँ भाई ये तो बिल्कुल गलत बात है ना भाई, हाँ कैटलिस्ट कभी भी चेंज करते हैं क्या, कैटलिस्ट कैनॉट चेंज द इक्विलिब्रियम, कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट कैटलिस्ट कैनॉट चेंज द इक्विलिब्रियम, ठीक है, कैटलिस्ट कैनॉट चेंज द इक्विलिब्रियम, ऑप्शन डी है हमारा राइट आंसर। चले भाई चले,
अब हम चलेंगे 90 सेकेंड के ऊपर, 90 सेकेंड, 92। देखो क्या पूछ रहा है, द pH ऑफ अ सॉल्यूशन produced by mixing a equal volumes 2.0 in 10 power minus 3 mole HClO4 and 1.0 in 10 power minus 3 moles of a potassium chloride, है ना, potassium Cl4। ओके देखो अभी इसका पीएच देखना होता है। आपको एक चीज पता है ना, पीएच किसके ऊपर डिपेंड होता है, माइनस लॉगरिथम ऑफ एच प्लस कॉन्सेंट्रेशन, मतलब कि इसके ऊपर पीएच डिपेंड होता है। लेकिन देखो एच प्लस के ऊपर कॉन्सेंट्रेशन, एच प्लस कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड होता है, लेकिन के प्लस और ClO4 माइनस के ऊपर डिपेंड नहीं होता है। इसका मतलब कि हम H प्लस से ही देखना होता है, H प्लस पे ही देखना होता है। कैसे देखना है भाई, हाँ ये भी सिंपल है बात है। एक्चुअली रिपीटेड क्वेश्चन है, एक चीज ध्यान रखना है, ये रिपीटेड क्वेश्चन था, ठीक है, ये रिपीटेड है। देखो मैं दिखाता हूँ इसको, ऐसे देखना है। पहले हम इसका ClO4 टू, देखो इससे हम कॉन्सेंट्रेशन नहीं देख सकते क्योंकि वहां पे H प्लस आयोन नहीं है, ओनली K प्लस आयोन है, ठीक है। H प्लस ClO4 माइनस, चले देखो, और इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना था, इसका है 2 × 10⁻³ और इसका भी 2 × 10⁻³ है, ठीक है। अब देखो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन देखना है हमको, H प्लस कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू 10⁻³ है, और V, और इसका तो 2V है। देखो समझ गया, देखो क्यों आप ऐसे इधर टू क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमारे पास दो कॉन्सेंट्रेशन, मतलब दो आयोन है ना, एक H प्लस आयोन है और ClO4 माइनस आयोन है, ठीक है, इसलिए हम दो कंसिडर कर लेंगे, और किसका है, और इसका ही हम ले रहा है बस, ठीक है, हम ओनली H प्लस का ले रहा है, ClO4 का ही सेम है, ठीक है, इसलिए हम इतना ले रहा है, और उसके बाद इसको कैंसिल हो जाएगा VV, और इसका तो टू वन हो जाएगा, है ना, वन हो जाएगा, तो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन आता है कितना है, 1 × 10⁻³ है, ठीक है, ये H प्लस कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, ये H प्लस कॉन्सेंट्रेशन है। लेकिन हमको पीएच देखना है ना, पीएच, हाँ हमको पता है पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस, तो H प्लस क्या है, माइनस लॉग ऑफ 10⁻³ है, तो हमारा आंसर क्या आता है, हमारा आंसर आता है पीएच इज इक्वल टू 3। चले, हाँ हमारा आंसर क्या है, हमारा आंसर है pH इज इक्वल टू 3 है, बस। देखो भाई pH क्या है, 3 है। चले अब दूसरा क्वेश्चन देख लो। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, 93rd क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है, they're asking that the degree of dissociation alpha of a weak electrolyte AX BX is related with a Van 't Hoff factor by the expression क्या है, कौन सा एक्सप्रेशन पे ये दोनों रिलेटेड हो चुका है, हमको एक एक्सप्रेशन पता है, वो वैन टॉफ फैक्टर का एक्सप्रेशन है, ठीक है, ये याद रखना एक चीज है, ठीक है, मैं दिखाता हूं उसको भी। देखो कौन सा था हमारा, AX PY था, है ना, गिव्स एक्स ए माइनस देता है और वाई बी प्लस आएगा, मतलब कंसिडर कर लेंगे इतना, ठीक है। उसके बाद डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वैन 't Hoff फैक्टर का रिलेशन क्या भाई, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड वैन 't Hoff फैक्टर, अल्फा इज इक्वल टू I-1 डिवाइड बाई M-1, ठीक है। ये क्या भाई, आई होता है वैन 't Hoff फैक्टर और अल्फा होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और यम क्या होता है भाई, हाँ ये यम होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन, नंबर ऑफ पार्टिकल इन सॉल्यूशन, हाँ भाई अब देखो पार्टिकल क्या है इसमें, इसमें पार्टिकल है एक्स एंड इसमें पार्टिकल है वाई, मतलब कि नंबर ऑफ पार्टिकल इन सॉल्यूशन, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल इन सॉल्यूशन कितना होता है कि x प्लस वाई होता है यम वैल्यू, तो सब्स्टिट्यूट करो इसमें, अल्फा इज इक्वल टू I-1 बाई एक्स
प्लस वाई माइनस वन। ए होता है रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड हाई आयोटा, ठीक है, हाई पैंटो फैक्टर, ठीक है भाई देख लो ये हमारा आंसर है, ठीक है। एम क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल इन सॉल्यूशन है। पार्टिकल कैसे फाइंड कर सकते हैं, वो एक्स वैल्यू है ना, मतलब देखो ए टू बी टू दिया होता, ए टू बी टू दिया होगा तो क्या है इसमें टू ए प्लस आयोन्स है प्लस टू बी माइनस आयोन्स है, मतलब कि पार्टिकल्स क्या होता है टू प्लस टू होता है, टू प्लस टू होता है ये एम वैल्यू, तो हम टू माइनस वन लिख लेंगे, आई माइनस वन बाई टू माइनस वन, तो हमारा आंसर आ जाएगा आई माइनस वन इज द अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस वन, बस यही हुआ था कब ए टू बी टू दिया होता तो अब क्या दिया है, अब दिया है ए एक्स बी वाई, ठीक है। हाँ इसलिए ये हमारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई देखो ये आंसर का है आई माइनस वन बाई एक्स माइनस वाई माइनस वन। हाँ देखो ऑप्शन बी है ना, ऑप्शन बी वहां पे दिया है ए इज इक्वल टू आई माइनस वन बाई एक्स प्लस वाई माइनस वन। चले, हाँ देख लो भाई, अब देखो ये हो गया, ये खत्म हो गया, ऑप्शन ए आता है। और दूसरा कौन सा है, 94 क्वेश्चन देख लो, 94 क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं भाई, 94 क्वेश्चन देख लो, फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्विंग टू स्टेप्स गिवन बिलो, कौन सा स्टेप्स था, टू स्टेप है, एक स्टेप है नॉर्मली ए इक्विलिब्रियम होना चाहिए, ठीक है, ए इक्विलिब्रियम होना चाहिए, टू एच, ठीक है देखो इसका इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होता है भाई, assume the first step attains equilibrium rapidly, the rate of formation of a p proportional to, इसका फॉर्मेशन क्या होता है वो देखते हैं, लेकिन क्या बोल रहा है फर्स्ट स्टेप अटेन्स इक्विलिब्रियम रैपिडली, इसका के इक्विलिब्रियम क्या भाई, इसका हमका नॉर्मली के इक्विलिब्रियम क्या होता है, इसका के इक्विलिब्रियम होता है नॉर्मली एच प्लस पावर ऑफ टू बाई जी, ठीक है, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन, ठीक है, के इक्विलिब्रियम ऑफ अ फर्स्ट स्टेप, ठीक है। और एच प्लस क्या होता है, और एच प्लस होता है के इक्विलिब्रियम जी रूट टू, सॉरी रूट, ठीक है, ये हमारा क्या होता है, ये होता है हमारा एच प्लस का वैल्यू, ठीक है। अब देखो ये फर्स्ट स्टेप का होता है, और सेकेंड स्टेप का देखो जी प्लस एच पी, जी प्लस एच पी है, ठीक है। अब इसका रेट क्या होता है भाई, इसका हमको रेट का पता है ना, रेट कैसे फाइंड करना है, रेट इज इक्वल टू के इंटू रिएक्टेंट पार्ट है ना, रिएक्टेंट पार्ट, हाँ ये हमारा रेट है, ठीक है। हम क्या फाइंड करना था, हम इसको रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पी है ना, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पी क्या होता है, दिस इज रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पी, सॉरी रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पी है, ये के इंटू जी एच है, ठीक है। अब इधर वैल्यूज डाल दो, एच का वैल्यू पता है हमको, हमको एच का वैल्यू तो पता है ना, हमको एच का वैल्यू तो पता है, के इंटू ऐसे लिख दो, एच का वैल्यू क्या था, रूट ऑफ के इक्विलिब्रियम इंटू जी, ठीक है। अब इसको क्या करना है, अब इसको हम स्टैंडर्ड कंडीशन कर लेंगे, ठीक है, इसको इसको के और के इक्विलिब्रियम को स्टैंडर्ड कंडीशन क्या लेना है, इसको हम के स्लैश लेंगे, और इसका तो जी आ जाएगा, और इसका तो जी टू द पावर ऑफ वन बाई टू, इस दोनों को क्या आता है वैल्यू, के स्लैश, और हम के स्लैश लिखना जरूरी नहीं है, हम ऐसे भी नॉर्मल लिख सकते हैं ना, के इंटू के इक्विलिब्रियम वन बाई टू, हम ऐसे लिखने से हम मतलब इस दोनों को एक वैल्यू दे रहा है, क्या दे रहा है, हम के एश दे रहा है, ठीक है, इसको देके हम कर रहा है, ठीक है। उसके बाद इधर जी वन है, हम दोनों को ऐड करो एलसीएम ले लो, क्या आता है कि जी थ्री बाई टू है ना, थ्री बाई टू आता है, मतलब कि हमारा रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी टू द पावर ऑफ थ्री बाई टू, ठीक है, जी पावर ऑफ थ्री बाई टू, जस्ट चल देख लो कहां पे है, हाँ ऑप्शन सी में है भाई, कितना आसान है, सिंपल है ये, है ना, दिखने के लिए ऐसे इतना लग रहा है, लेकिन ये तो सिंपल स्टेप्स है, आंसर पता होने के बाद सब कुछ सिंपल लगता है, लेकिन आप पहले एक बार मतलब आंसर पता होने के पहले सिंपल लगता है, लेकिन हमको आंसर पता है, ऐसे मान के चलो आपको आंसर मिल जाएगा, आप ऐसे देखते हैं क्वेश्चन ये क्या भाई ऐसे लग रहा है, हमको पता नहीं, हमको इतना तो पढ़ा ही नहीं, क्या है ये अलग अलग नहीं, ये सब कुछ सेम ही है, हम इसको पढ़ के आए हैं, है ना, हम इसको हम पढ़ के ही आए हैं, है ना। देखो ये वाला तो कई थ्योरम का पढ़ के आया है, और इससे हम इसको फाइंड
कन्वर्ट करना है और इससे हम इधर को इधर मेंशन करना है, बस सब कुछ सेम ही है ना। हाँ भाई, चले, ये आंसर तो हो गया। अब हम चलेंगे 95th के ऊपर। देखो 95th क्या पूछ रहा है, 1 ग्राम ऑफ 86 strontium gets converted to 0.953 gram after 2 years. Okay, like 1 gram of 86 strontium converted to 0.953 gram after 2 years. The half-life of strontium 90 and the amount of 85 strontium remaining after 5 years. भाई इधर क्या क्या पूछ रहा है, स्ट्रॉन्शियम 90 है और स्ट्रॉन्शियम 86 है, दोनों अलग चीज दिखा रहा है ना इधर। हाँ भाई, दोनों तो अलग अलग दिख रहा है। हाँ, हम अलग अलग फाइंड कर लेंगे, क्या हो जाएगा। हाँ, पहले एक चीज देखो, 1 ग्राम ऑफ स्ट्रॉन्शियम था, ये इनिशियल है, 1 ग्राम इनिशियल था, कन्वर्टेड टू फाइनल क्या है 0.953 ग्राम, ठीक है, फाइनल टू ए फाइनल ग्राम है। और आफ्टर 2 इयर्स मतलब कि आफ्टर 2 इयर्स इसका हाफ लाइफ क्या होता है, और इसका, सॉरी एक्चुअली ये 99 होना चाहिए, तो ए बी 85 होना चाहिए था, है ना, ए बी 85 होना चाहिए था, ठीक है। चले, ए बी 85 होना चाहिए, और हम फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि उसका दोनों का रेट रेट सेम लेके हम करना होता है ना। हाँ, देखो इसका भी 85 86 होना चाहिए। देखो ये नॉर्मली कौन सा ऑर्डर, ऑल न्यूक्लियर केमिस्ट्री रिएक्शंस फॉलोस अ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का नॉर्मल फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला होता है k इज इक्वल टू 1/t लैन इनिशियल बाई फाइनल, बस यही है हमारा फॉर्मूला। हमको नॉर्मल इसमें क्या क्या पता है, हमको टाइम पता है, कितने बाई टाइम है, टाइम तो 2 इयर्स है ना। नहीं 90 होना चाहिए ना। चलिए देखो, हम इसका कितना है, टाइम तो 2 इयर्स है, और इनिशियल तो क्या है, इनिशियल तो मतलब ए नॉट वैल्यू होता है 1 ग्राम है, और ए वैल्यू होता है 0.953 ग्राम है, ठीक है। और क्या है, और क्या बचा, बस और कुछ नहीं चाहिए हमको, हम अभी के वैल्यू फाइंड कर लेंगे, इसमें के वैल्यू क्या होता है इसमें, देख लो। के वैल्यू होता है 1/2, टाइम तो 2 था, और लैन इनिशियल था 1, 0.953 है, ठीक है। अब इस पे क्या होता है, इस पे हमारा टी वैल्यू, हमारा के वैल्यू आता है, ठीक है। हम इसका क्या फाइंड करना है, ऑफ फाइंड करना है, ऑफ वैल्यू क्या है भाई, 0.693 डिवाइड बाई के, तो ये के को इधर सब्स्टिट्यूट करो, हमारा आंसर मिल जाएगा ना। हाँ देखो, के सब्स्टिट्यूट करो इधर, के इज इक्वल टू 0.693 इंटू 2 डिवाइड बाय लैन 1/0.953, बस इतना था करो, हमारा टी ऑफ तो मिल जाएगा, ठीक है। टी ऑफ मिल जाएगा कितना, देख लो, टी ऑफ मिल जाएगा 28.8 इयर्स, ठीक है भाई, इतना टी ऑफ मिल जाएगा। अब क्या करना है, अब तो हम टी ऑफ तो मिल गया, सॉरी, टी ऑफ तो मिल गया है ना, लेकिन क्या था, हमको टी ऑफ मिल गया, लेकिन अमाउंट कैसे निकालना है भाई, हमको टी ऑफ तो मिल गया, टी ऑफ स्ट्रॉन्शियम मिल गया, लेकिन अमाउंट करने के लिए हमको क्या चाहिए अभी, अमाउंट आफ्टर अ 5 ईयर, मतलब कि अभी एक चेंज करना है अभी इसको, ठीक है। अभी हम इसको चेंज करके हम फाइंड कर सकते हैं इसका, देखो मैं दिखाता हूं कैसे करना है। अब देखो भाई, रेट कैसे फाइंड करना है, इसका अमाउंट फाइंड करना है अभी, नॉर्मली इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट करके हम इसका अमाउंट फाइंड कर सकते हैं। मैं दिखाता हूं इसको भी, क्या था नॉर्मली, के देखो, के ऑफ किसका है, ये नॉर्मली के किसका था, ये नॉर्मली हमारा स्ट्रॉन्शियम 96 का, सॉरी 86 का आता है ना, ये स्ट्रॉन्शियम 86 का के था,
और हमको कौन सा स्ट्रॉन्शियम फाइंड करना है, हम 90 का फाइंड कर रहे हैं, 90 का, तो के वैल्यू तो सेम ही रहेगा। और टाइम कितना था, 5 इयर्स है, और लैंड 1 बाई इनिशियल तो एक ही होता है, और अमाउंट क्या था इनिशियल, तो और हम इनिशियल को ऐसे मान लेंगे 1 मान लेंगे इनिशियल को, और इसको तो क्या कितना मान लेंगे, हम इसको तो ए नॉट ए मान लेंगे, ठीक है, हम इसको तो ए मान लेंगे। अब हमारा वैल्यू क्या होता है, हाँ भाई, अब हमारा ये फाइनल वैल्यू क्या होता है, इसको मैनिपुलेट करो, बस वो मिल जाएगा आंसर, क्या है 5/2 उधर जाएगा, 5/2 लैन 1/0.953 इज इक्वल टू लैन बाई 1/a, तो फाइनल वैल्यू क्या आ जाता है इसमें, आता है -0.12 इज इक्वल टू माइनस लैन बाई 1/a, ठीक है, और -0.12 इज इक्वल टू माइनस लैन ए आ जाएगा, और ए वैल्यू आ जाता है ई पावर -0.12, ठीक है। अब आंसर क्या है, अब आंसर आ जाएगा ए इज इक्वल टू 0.88 ग्राम, बस सिंपल, बस सब्स्टिट्यूट करना है, और इसको हम इसका कंफ्यूज हो गया तो आप नॉर्मली के वैल्यू आपको पता है, के वैल्यू हम इधर फाइंड कर लिया ना, हाँ देखो, हम इसमें इसका के वैल्यू है ना, ये के वैल्यू है, हम इससे हम इधर सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, के वैल्यू इज इक्वल टू 1/5 लैन ए बाई ए नॉट, बस हम इसको फाइंड कर लेंगे, बस हमारा आंसर, हमको ये पता है के वैल्यू, और ए भी पता है 1, और इसको फाइंड करना है, फाइंड, बस आ गया 0.88 ग्राम, हमारा ऑफ लाइफ कौन सा था, ऑफ लाइफ 28.8 ईयर्स, अब आंसर देख लो, 0.88 है और 28 है, बस चले, आंसर तो मिल गया ऑप्शन ए, बस भाई सिंपल, कुछ नहीं है, इसको फर्स्ट नॉर्मली रेट के वैल्यू होता है ना, वो नॉर्मली सेम होता है, किसको, एक स्ट्रॉन्शियम 90 को, स्ट्रॉन्शियम 85 को, और स्ट्रॉन्शियम 86 को, सभी का के वैल्यू सेम होता है, लेकिन अलग अलग क्या हो रहा है, अलग अलग टाइमिंग्स होता है, अलग अलग इसका वेट होता है, सब कुछ अलग होता है, लेकिन तो के वैल्यू सेम ही रह के हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, चले भाई, देखो अब 96 क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है 96 पे, the normality of a 0.3 molar phosphorus acid of H3PO3, बस भाई, what is normality, नॉर्मेलिटी क्या भाई, आपको मोलैरिटी से देखो, आपको मोलैरिटी दिया है ना, मोलैरिटी दिया है, कितना दिया है भाई मोलैरिटी, मोलैरिटी दिया है 0.3 मोलर, ठीक है, अब नॉर्मेलिटी कैसे फोन करना है, नॉर्मेलिटी को हमको फॉर्मूला पता है, x इंटू एक्स फैक्टर और n फैक्टर इंटू मोलैरिटी, n क्या होता है, नंबर रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H एटम्स, ठीक है, अब किसमें फाइंड करना है, H3PO3 में, इसका स्ट्रक्चर क्या है भाई, H3PO3 का स्ट्रक्चर होता है OH, OH, ठीक है, अब इसमें n वैल्यू फाइंड करना है हमारा, मेन इंपॉर्टेंट है, मैंने क्या बोला, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम, हाँ, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन सॉरी एक्चुअली ये नॉर्मली हम पढ़ के आए कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम और नंबर ऑफ OH एटम्स है ना, n वैल्यू, लेकिन नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H एटम होना चाहिए, लेकिन देखो इधर में कितना हाइड्रोजन है, इधर में तो 3 हाइड्रोजन है ना, लेकिन रिप्लेसेबल होने वाला कौन सा है, रिप्लेसन होने वाला ये दोनों ही है, क्यों भाई, क्योंकि देखो कब ए बेसिक मीडियम आ जाएगा ना, ओ माइनस आ जाएगा, सॉरी एसिडिक मीडियम आ जाएगा तो ओ माइनस है, और H प्लस है, देखो अब H प्लस हो गया और H प्लस है, लेकिन ये नहीं निकल सकता है, ठीक है, वही तो, ये दोनों है रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम, n इज इक्वल टू 2 वैल्यू आता है, और हमारा नॉर्मेलिटी क्या है, 2 इंटू 0.3 मोलर, आंसर क्या आता है भाई, हाँ आंसर आता है नॉर्मली 0.6 मोलर, चले, बस सिंपल है, यही हमारा फॉर्मूला है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू n इंटू मोलैरिटी, m क्या होता है, मोलैरिटी है, ठीक है, चले, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम, ये सिंपल है, ठीक है, 0.6 मोलर मिल गया, अब चले हम 97 के ऊपर, देखो कितना आया था 0.6 है ना, ऑप्शन बी है, अब 97 क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है, द लैटिस एनर्जी इज डिक्रीज्ड व्हेन अ साइज ऑफ एनायन इज, देखो भाई,
क्या पूछ रहा है? 97 क्वेश्चन देखो, द लैटिस एनर्जी इज डिक्रीजेस व्हेन साइज ऑफ एनियन इज। भाई लैटिस एनर्जी के लिए एक फॉर्मूला है, बड़ा वाला फॉर्मूला है, मतलब इस फॉर्मूला से आपको सम क्वेश्चंस भी आ सकता है और डायरेक्टली ऐसे वाला क्वेश्चन भी पूछ सकता है और डायरेक्टली फॉर्मूला क्या है पूछ सकता है। ठीक है, देखो मैं आप फॉर्मूला देता हूं, क्या है वो फॉर्मूला? वो फॉर्मूला होता है नॉर्मली माइनस एन ए होता है वैगैड्रो नंबर, और एम होता है मास इलेक्ट्रॉन, जेड जेड माइनस चार्ज होता है, और ई स्क्वायर होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ई स्क्वायर, और 4 × पाई × ई नॉट होता है। ई नॉट क्या होता है भाई? परमिटिविटी कांस्टेंट है ना। हाँ, और 1 - 1/n। एन क्या होता है? नंबर ऑफ पार्टिकल, सॉरी एन क्या, एन वैल्यू क्या होता है भाई? एन वैल्यू होता है कांस्टेंट, एन इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है। ठीक है, देखो ये हमारा फॉर्मूला है। अब हमारे क्वेश्चन पे क्या पूछ रहा है? कैसे रिलेट हो रहा है, मतलब फॉर्मूला में पूछ रहा है कि कैसे रिलेट हो रहा है वो साइज ऑफ एनायन, साइज ऑफ एनायन कैसे रिलेट, लैटिस एनर्जी इज डिक्रीज्ड व्हेन साइज ऑफ एनायन इज। भाई साइज ऑफ एनायन मतलब कौन सा देखना है हमको? रेडियस देखना है क्या? हाँ भाई, हमको क्या देखना है? हमको रेडियस देखना है इधर। क्यों? हमको चार्ज नहीं देखना है, जेड प्लस ए तो चार्ज के लिए होता है, दिस इज फॉर अ चार्ज। लेकिन आर क्या है? ये रेडियस है। रेडियस क्या दिखाता है? कितना साइज है, कितना छोटा है बड़ा है, ये दिखाता है ना। हाँ, लैटिस एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अ रेडियस। इसका मतलब कि इफ लैटिस एनर्जी इंक्रीजिंग, रेडियस तो डिक्रीज होता है ना। हाँ, इंक्रीजिंग द साइज इंक्रीजेस, दस लैटिस एनर्जी डिक्रीजेस। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो साइज इंक्रीज करेगा तो क्या है? एनर्जी, लैटिस एनर्जी डिक्रीज हो रहा है, मतलब कि साइज तो इंक्रीज तो होना ही चाहिए। हाँ, साइज इज इंक्रीज्ड। इफ साइज इज इंक्रीजिंग, लैटिस एनर्जी इज डिक्रीजिंग। बस हो गया, कुछ नहीं। इसमें एक फॉर्मूला याद करना है, इस फॉर्मूला के बेसिस इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यही है हमारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है भाई, चले, ये वाला मिल गया आपको आंसर, है ना। अब कौन सा देखना है? अब हम चलेंगे 98 के ऊपर। 98 देखो क्या पूछ रहा है। पूछ रहा है कि वन ऑफ द एंगल इन मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम इज, वन ऑफ द एंगल इन अ मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम इज। भाई मोनोक्लिनिक का एंगल क्या होता है भाई? हाँ, मोनोक्लिनिक का एंगल होता है A is equal to B is equal to C, not equal. A is not equal to B is not equal to C, वो मोनोक्लिनिक का। और ये नॉर्मली क्या है? एडजस्ट होता है ना, एक एडजस्ट होता है। और एंगल क्या होता है? अल्फा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री, बट बीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। बस भाई इतना है, सिंपल। ये चीज ध्यान रखना है। ठीक है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू सी, ए तो एडजस्ट के लिए और ए तो एंगल के लिए। ठीक है, देखो क्या पूछ रहा है। लेस देन 90 डिग्री, वन ऑफ द एंगल ऑफ इज अ मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम इज लेस देन 90 डिग्री, और ग्रेटर देन 90 डिग्री, लेस देन 80 डिग्री, और लेस देन 30 डिग्री। क्या भाई, क्या ऑप्शन है? ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है, ग्रेटर देन 90 डिग्री है। ठीक है, मतलब देखो बीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री मतलब क्या है? ग्रेटर देन 90 डिग्री होना चाहिए ना ये। हाँ, देखो ग्रेटर देन 80 डिग्री। ठीक है, चलिए। आई जनरली एक चीज याद रखने वाला चीज ही है, ठीक है, इसको याद रखने वाला चीज है। और देखो 98 क्वेश्चन देखो, एन ऑक्सीडेशन नंबर कैन बी, भाई ये सिंपल, बहुत बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या हो सकता है? ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो सकता है? जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है ना। हमने बहुत सारा ऑक्सीडेशन देखा है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट्स वी हैव सीन मोर, what are all those? They are zero, they are some are positive, some are negative. So our answer should be option D, they are all of the above, है ना, all of the above। चलिए, हम अभी लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, कौन सा है देखो।
liquid in an electrolyte cell should always flow towards what? हाँ भाई, देखा है आपको लिक्विड फ्लो होने वाले कहां पे देखा है आप? लिक्विड फ्लो होते ही क्या, कोई भी ले लो, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ले लो और इलेक्ट्रोलिटिक सेल ले लो, है ना, वहां पे लिक्विड फ्लो होता है क्या? नहीं भाई, वहां पे लिक्विड फ्लो भी नहीं होता है ना। सॉल्ट ब्रिज में वहां पे क्या होता है? हमने देखा है सॉल्ट ब्रिज पे आयोन ट्रांसफर होता है ना, आयोन ट्रांसफर होता है सॉल्ट ब्रिज पे, ठीक है। सॉल्ट ब्रिज पे क्या होता है? सॉल्ट ब्रिज पे आयोन ट्रांसफर ओनली इन अ सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। और कैथोड थ्रू कैथोड्स, मतलब इलेक्ट्रोलिटिक सेल है ना, इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, तो कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, ठीक है। मतलब कि केमिकल्स का रिएक्शन से एनर्जी पास होता है क्या? नहीं, मतलब इलेक्ट्रिक करंट पास करके केमिकल रिएक्शन चलता है, ठीक है। देखो, ये एनोड है, ये कैथोड है, ठीक है। एनोड कैथोड है, तो इलेक्ट्रॉन्स इधर पास होता है, इलेक्ट्रॉन्स लेके इधर क्या भाई, भाई दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये कैथोड कंपार्टमेंट है, ये एनोड कंपार्टमेंट, सॉरी ये एनोड कंपार्टमेंट है, ये कैथोड कंपार्टमेंट है। इधर कहां पे, वेयर, कहां पे हो रहा है आयन लिक्विड ट्रांसफर? लिक्विड ट्रांसफर बिल्कुल नहीं होता है, लिक्विड ट्रांसफर बिल्कुल किसी का भी नहीं होता है। वो चीज इलेक्ट्रोकेमिकल ले लो, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ले लो, वरना तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ले लो, दोनों में नो लिक्विड ट्रांसफर, नो लिक्विड ट्रांसफर, कहीं पे भी लिक्विड ट्रांसफर नहीं होता है भाई, कहीं पे भी नहीं होता है, ठीक है। हाँ देख लो, इलेक्ट्रिक ट्रांसफर से क्या क्या हो रहा है, कुछ नहीं होता। लिक्विड इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल शुड ऑलवेज फ्लो टुवर्ड्स, नहीं भाई, ये एनोड भी, मतलब वहां पे लिक्विड का फ्लो ही नहीं चलता है। एक्चुअली ऐसे पूछ सकते हैं ना, वो सॉल्ट ब्रिज के अटैच हो रहा है, तो देखो, अब इफ दे कुड हैव आस्क्ड थ्रू अ सॉल्ट ब्रिज, यू कुड हैव टोल्ड दैट इट इज पॉसिबल, ठीक है। सॉल्ट ब्रिज पूछा तो क्या है, सॉल्ट ब्रिज पूछा तो वो कैथोड टू एनोड चलता है, कैथोड टू एनोड चलता है, क्या है, सॉल्ट ब्रिज पे, ठीक है। और आयोन्स पूछा तो एनोड टू इलेक्ट्रोड, सॉरी एनोड टू कैथोड चलता है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ठीक है। और ये सॉल्ट ब्रिज तो क्या चलता है, आयोन ट्रांसफर, आयोन ट्रांसफर कैथोड टू, आयोन ट्रांसफर कैथोड टू एनोड, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एनोड टू कैथोड, दिस फॉर इलेक्ट्रॉन्स और दिस फॉर आयोन्स, ठीक है। If they could have asked in this way, we could have told that, but they're talking about the liquid transfer. Liquid is not transferring in any of the cells, okay, that is constant, and through that in a liquid there is a ions, ions are getting transferred, not the liquid itself, ठीक है भाई। देखो, मतलब कि वहां पे एनोड सही नहीं है, कहीं पे भी नहीं है, एनोड से क्या नहीं, कैथोड नहीं, ऑल अराउंड नहीं, ओ नोवेयर, नोवेयर कहीं पे भी नहीं भाई, कहीं पे भी नहीं है, ठीक है। नोवेयर कहीं पे भी ट्रांसफर नहीं होता है, ठीक है। इसका मतलब कि नॉर्मली हमारे पे लिक्विड ट्रांसफर नहीं होता है, कोई भी सेल ले लो, ठीक है भाई, समझ रहे आप? हाँ, अब हमारा 2017 पेपर खत्म हो गया, ठीक है। तो 2017 पेपर खत्म हो गया, हम आगे और दूसरा पेपर लेके अब पूरा जानकारी आपको उस पे, और दूसरे को पूरा, मतलब कितने को क्वेश्चन पेपर है भाई, 5 to 6 ईयर का क्वेश्चन पेपर है आपके पास, है ना, वो सब कुछ आपको करना है, ठीक है। आपको सब कुछ करना है, आपको इजी वे कराता है, ठीक है, नॉर्मली सब कुछ सॉल्व करना है। देखो, प्रीवियस ईयर पे आप सब कुछ कर सकते हैं, नॉर्मली मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं ओनली विद प्रीवियस ईयर, बिकॉज लाइक देयर आर मोर रिपीटेड क्वेश्चंस आल्सो, लाइक in one paper you can find almost 10 repeated questions, okay, in one paper you can find almost 10 repeated questions, okay। चलो गाइस, अब हमारा पेपर खत्म हो गया, चलो हमारा सेक्शन भी आज खत्म कर लेंगे। थैंक यू एवरीवन, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग, थैंक यू एवरीवन।